जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं। और साथियों, आसमा सिविल एकेडमी की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी सवेरे उठे होंगे, उठ के जो है आप झंडा फहराए होंगे, अपने घर में भी झंडा लगाए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं। तो मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आते हैं हम अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो मेरे प्रिय साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल और छत्तीसगढ़ का भूगोल। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं, ताकि हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारे मनस पटल पे बेहतर तरीके से जो है सारी चीजें बैठ जाए और हम अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन आप अगर इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मेरे प्रिय साथियों, आप लोग शेयर करते हैं तो हमारी रीच जो है वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही है। आपके सहयोग से ही जो है हमारे चैनल में जो है लोग जो है धीरे धीरे आते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना सत्र स्टार्ट करते हैं। और हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ होती है। जैसे सवेरे हमने 2 सकारात्मकता अपने मनस पटल पे संजोया। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। ये कहते हैं, अगर अब भी आपका खून नहीं भड़का तो यह आपकी रगों में बहता, रंगों लिखा गया, वो रगों में बहता पानी है। अगर यह मातृभूमि के काम ना आए तो जवानी का जोश कैसा कैसा। मेरे प्रिय साथियों, बात में तो गहराई भी है, सच्चाई भी है। अगर हमारा समर्पण भाव है कि हमें जो है गवर्नमेंट जॉब पाना है, हमें सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई करनी होगी। और बेहतर तरीके से पढ़ाई से तात्पर्य क्या है कि आपको रोज प्रॉपर प्लान करना है। रोज आपको अपनी चीजों को, चाहे वो जीएस वाला पोर्शन हो या जो आपका टेक्निकल पोर्शन हो, जैसे जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, तो इन सभी पोर्शंस को आपको इनहांस करना होगा धीरे धीरे। कोई भी चीज तुरंत नहीं होती है, धीरे धीरे। तो आपके समर्पण भाव, अगर आप अपना समर्पण भाव, आपका जो समर्पण भाव है वो देश के प्रति है, तो आप बिल्कुल ऐसी मेहनत करेंगे। मैं ऐसी कामना करता हूँ। आसमा सिविल एकेडमी आपके साथ है। आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि हॉस्टल वार्डन के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, है ना। ये हमारा भारतीय भूगोल का सत्र है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको हमें पढ़ना है। आज है हम पढ़ने वाले हैं भारत का प्रायद्वीपीय भाग। क्या है प्रायद्वीपीय भाग? सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि क्या है प्रायद्वीपीय भाग। ये कि प्रायद्वीपीय शब्द क्या है, प्रायद्वीपीय भाग जो है या प्रायद्वीपीय भारत क्या है, मन में आना चाहिए सवाल। तो मेरे प्रिय साथियों, अनियमित त्रिभुजाकार स्थिति में पहला खनिज से प्रचुर मात्रा से परिपूर्ण भारत का भूस्थलाकृति, जो कि भारत के प्राचीन भाग का भाग है, मतलब प्राचीन हिस्सा है। हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि कैसी है इसकी आकृति। उत्तर में जाएगा, उत्तर में जाओगे तो ये राजस्थान और आपका हरियाणा तक जाता है। वैसे ही आप दक्षिण में जाओगे तो आपका मेघालय, शिलोंग का पठार तक के जाता है। ठीक है, ऐसी आकृति आप ले सकते हो। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे भी। दक्षिण में ये आपको तमिलनाडु तक मिलेगा। ठीक है, तमिलनाडु तक मिलेगा इसका भाग। तो मेरे प्रिय साथियों, ये अनियमित त्रिभुजाकार की जो स्थिति है, यही हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। पठार इसलिए है कि ये समतल मैदान से ऊंचा भाग है एवं ऊपर से ये क्या है, समतलीय है। मतलब समतल मैदान है, मान के चलिए, इससे ऊंचा भाग है और ऊपर से समतल है। ठीक है, समझ में आया। अब बात समझने वाली कि आखिरकार हम ये देखते हैं इस प्रायद्वीपीय भारत में मैक्सिमम नदियां जो है वो किस ओर बह रही है। मैक्सिमम नदियां जो है वो पूर्व की ओर बह रही है। जैसे कि महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये सभी नदियां जो है मुख्य रूप से कहाँ अपना जल गिरा रही है, तो बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में। ये अरब सागर वाला भाग है। ठीक है, ये आपका इंडियन ओशियन है। तो मेरे प्रिय साथियों, अधिकतर नदी जो है वो कहाँ गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में। तो इस अनियमित त्रिभुजाकार आकृति का जो ढाल है, जैसे ये मैदान है और ये जो है आपका इसका पश्चिमी भाग हुआ और ये जो है इसका पूर्वी भाग होगा। और पूर्वी भाग का ढलान जो है वो किस तरफ है, मतलब पूर्वी भाग का ढलान बोलता हूँ भाई, प्रायद्वीपीय भारत का ढलान जो है वो मुख्य रूप से वेस्ट टू ईस्ट है।
अपवाद स्वरूप हम दो नदियां देखेंगे, एक है नर्मदा और एक है ताप्ती नदी। ये नदियां मुख्य रूप से खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। अधिकतर प्रश्न पूछता है, तो हम इसके बारे में एक एक विशेषता देखते जाते हैं और जहां से हमारे वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को भी करते जाएंगे। ठीक है, चलो। गला खराब है तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। चलो, मैंने क्या बताया, अनियमित त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। ठीक है, प्राचीन भूभाग का भाग है। जब मैंने बताया था कि पृथ्वी एक समय में कैसा था, पृथ्वी जो है वो एक समय में दो भूभागों में विभक्त था। दो भूभाग कैसे, तो आपका भूभाग बोल रहा हूँ, दो भूभाग में नहीं, मतलब दो भागों में विभक्त था। एक था आपका पेंजिया, एक था पेंजिया और एक जलीय भाग जो था उसको कहा जाता था पैंथालासा। ठीक है, अब समझने वाली बात ये, जब पेंजिया विद्यमान था, पैंथालासा जल वाला भाग था, तो इसी के अंदर कहीं ना कहीं हमारा भारत रहा होगा। ठीक है, तो भारत का वो भाग जो पहले से इसमें विद्यमान था वही क्या है, हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, बाद में मैंने बताया कि पेंजिया जो है दो भागों में विभक्त हो गया, एक था अंगारा लैंड और एक था गोडवाना लैंड। गोडवाना लैंड का ही पार्ट कौन सा था, तो गोडवाना लैंड का पार्ट था हमारा इंडियन प्लेट। समय आने पर इस गोडवाना लैंड से, इस मतलब आपका अंगारा लैंड से गोडवाना लैंड का ये टुकड़ा टकराता है और जो है आपका हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। और इसी हिमालय पर्वत के निर्माण से इसके बाद जो है यहाँ से आने वाली जो नदियां हैं वो भारत के मैदान का निर्माण करती है, लेकिन ये वाला भाग जो है वो पहले से विद्यमान था। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें प्रमुख पहाड़ी पर्वत जो है वो अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, सबको एक एक करके देखेंगे। अगली बात बोलता है कि दक्षिण में विस्तार, विस्तार की बात करें अगर प्रायद्वीपीय भारत में छोटा सा यहाँ पर बना दो, तो दक्षिण से इसका विस्तार देखें तो क्या है आपका लगभग 1600 किलोमीटर और पूर्व से इसका विस्तार देखें तो लगभग 1400 किलोमीटर इसका विस्तार है। ठीक है, इसका ढाल मैंने बताया कहाँ है, तो ईस्ट की तरफ है। लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ से दो नदियां बहती है जो कि भ्रंश द्रोणियों से बहती है, भ्रंश घाटियों से बहती है। तो ये क्या है आपका नर्मदा और ताप्ती नदी, जो कि आपका कहाँ गिरती है, तो आपका अरब सागर में। ठीक है, क्लियर। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज मैंने लिख दिया। अब पढ़ना कैसे है बेटा, और इंपॉर्टेंट चीजों को जो जो चीजें पढ़ना है वो मैं लिख दिया हूँ। अरावली पढ़ेंगे, मालवा पठार पढ़ेंगे, बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे, विंध्य पर्वत पढ़ेंगे। वैसे ही दक्कन के पठार के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, जैसे वो मध्यवर्ती उच्च भूमि है, फिर उसके बाद दक्कन का पठार, दक्कन के पठार में निम्न पठारों को पढ़ेंगे, फिर पूर्वी पठार में छोटा नागपुर का पठार और आपका मेघालय का पठार। ये अलग अलग है भाग है, जैसे मध्यवर्ती उच्च भूमि मतलब मध्य में है और उच्च भाग। फिर उसके बाद दक्कन का पठार आपको कहाँ मिलेगा, मैं आपको आगे में बताने वाला हूँ लेकिन बता देता हूँ यही आपको कि दक्कन का पठार आपको बेसिकली कहाँ मिलेगा, ये वाला पार्ट दक्कन ट्रैप कहलाता है। ठीक है, इसको प्रॉपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद पूर्वी पठार मतलब कि यहाँ छोटा नागपुर का पठार मिलेगा और यहाँ जो है आपका पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय का पठार मिलेगा, जो कि किसका भाग है, लगभग प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। अब यहाँ पर कहानी आ गई, कहानी आ गई जिसे हमें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है और समझना तो इतना जरूरी है कि हम याद तो कर लेते हैं लेकिन याद करने का जब तक कोई आधार नहीं होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग जो है इशार सर सर्च किए तो आप लोगों को मैं मिल गया। ठीक है, वैसे ही क्यों मैं आप मेरे को सर्च करेंगे, अगर मैं पढ़ाता नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी ना मेरे को कोई सर्च करता। तो वैसे ही है मेरे प्रिय साथियों कि कोई ना कोई आधार होना चाहिए जिससे हम किसी ना किसी को याद करते हैं। तो वैसा ही आधार हमें ये घटनाक्रम से मिलता है। इतना डीप में सोचने का जरूरत नहीं व्यापम में, लेकिन लिख दिया हो। एक्चुअली ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल का पार्ट है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है कि पृथ्वी के निर्माण में या कहा जा सकता है आसान भाषा में और आसान कर दे कि महाद्वीपों के निर्माण में जो घटनाएं हुई, जिन जिन प्रकार की घटनाएं हुई, उन घटनाओं का अध्ययन ही क्या है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल। उसके अंतर्गत सिलोनियन टाइम पीरियड का, ये जो है सिलोनियन टाइम पीरियड पैलेओजोइक एरा में आता है। ठीक है, बस इतना याद रखो, सिलोनियन टाइम पीरियड। क्या बोल रहा है प्रश्न, सॉरी आंसर क्या बोल रहा है कि यह वह समय काल है जब प्राचीन प्रोटो कॉन्टिनेंट होगा। यहाँ पर जो है कॉन्टिनेंट भी लिख सकते हो और प्रोटो लिख सकते हो। प्रोटो मतलब छोटा छोटा। ठीक है, प्रोटो कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, छोटे छोटे द्वीप
है ना, महाद्वीप द्वीप कह सकते हैं, जिसे हम प्रोटोकॉन्टिनेंट कहते हैं, का टकराव देखने को मिलता है। देखो प्रिय साथियों, समझ लेना ताकि आपके दिमाग में बौद्धिक विकास हो सके। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि हम लोग मध्यवर्ती उच्च भूमि के तहत सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला, उसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। मालवा का पठार पढ़ेंगे, बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे, विंध्य पर्वत पढ़ेंगे। तो वही घटनाक्रम है सिल्वरियन टाइम पीरियड में, जब हमें प्राचीन प्रोटोकॉन्टिनेंट टकराते हुए मिलते हैं। और मान के चलो ये है पृथ्वी, ठीक है, इस पृथ्वी में ये हमारा पेंजिया। तो पेंजिया में जो है क्या देखने को मिल रहा है, तनाव देखने को मिल रहा है। पेंजिया क्या हो रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है, समझ रहे हो, विभक्त हो रहा है। क्योंकि मैं बताया था एक समय में क्या होगा, पेंजिया जो है दो भागों में विभक्त हो जाएगा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। वैसे ही समय आने पर वर्तमान का आप नक्शा देख सकते हैं, सारे महाद्वीप इसमें दिखाई देंगे। तो वही घटनाक्रम को मैं बता रहा हूँ कि पेंजिया में जो है इस प्रकार से प्रोटोकॉन्टिनेंट टकरा रहे थे। तो पेंजिया में हमारा भारत होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यही पेंजिया में तीन प्रोटोकॉन्टिनेंट इस प्रकार से टकरा रहे थे। किस प्रकार से टकरा रहे थे, आओ देख लेते हैं। मान के चलो ये वाला भाग हो गया आपका, और ये इस प्रकार से ये वाला जो प्रोटोकॉन्टिनेंट था, इसके अंदर पेंजिया के अंदर इसको हम अरावली के नाम से जानते थे। क्या, अरावली के नाम से जानते थे। इसको हम जानते थे सिंहभूम के नाम से, ठीक है, सिंहभूम के नाम से जानते थे। और ये वाले भाग को हम धारवाड़ के नाम से जानते थे। समझ रहे हो, ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो कहीं पर लगेगा तनाव बल, कहीं लगेगा आपका कंप्रेशन फोर्स, ये जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, कहीं पर संपीड़न बल लगेगा। समझ रहे हो, कंप्रेशन फोर्स लगेगा, कहीं संपीड़न बल लगेगा, तो कहीं जो है तनाव बल लगेगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत बल लगेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, इसी कंडीशन में जो अरावली वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक वलन हुआ। वलन क्या होता है, यहां देख सकते हो आप, वलन हुआ। वलन मतलब कि दो अभिसारी प्लेटें, दो अभिसारी प्लेटें या दो भूभाग एक दूसरे के आमने सामने इस प्रकार से संपीड़न बल लगाते हैं। तो बीच वाला भाग जो है वो क्या होगा, वलित हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, जिसे हम फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, आपका वलन मतलब फोल्डिंग। और फोल्डिंग होगा तो एक दूसरे के ऊपर कैसे, ऐसे चढ़ जाएंगे। इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। इस प्रकार से आप अपने हाथ को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होल्डिंग हुआ, और हमारे भारत देश में अरावली वाले जो क्षेत्र में है वो क्या हुआ, तो आपका एक मतलब दिल्ली से लेकर गुजरात तक के एक वलित पर्वत का निर्माण, जिसे हम अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये सबसे प्राचीनतम काल है। और प्राचीनतम काल मतलब पेंजिया विभक्त नहीं हुआ था। और पेंजिया में क्या हो रहा है, तो पेंजिया में प्रोटोकॉन्टिनेंट टकरा रहे हैं। प्रोटोकॉन्टिनेंट में इंडिया भी है। इंडिया के अंदर जब तनाव बल, संपीड़न बल लग रहा है, तो उसी समय ही इंडिया के जो पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भाग में पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम अरावली के नाम से जानते हैं, उस अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। और वो अरावली पर्वत आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है, और समय आते आते उसमें अवशिष्टन देखने को मिला, मतलब वो अवशिष्ट हो गया, पुराना हो गया, तो वो एक अवशिष्ट पर्वत भी है। बात समझ में आई? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो साथियों, वलन हुआ और अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार, जैसे मैंने कहा कि दक्षिण में गुजरात से लेकर पूर्व में दिल्ली तक 800 किलोमीटर तक है। कितना, 800 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। 300 से 120 मीटर ये ऊंचा है, ये समझ सकते हो आप। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि कहाँ है, तो दक्षिण में यहाँ पर आपको गुरु शिखर मिलेगा। यहीं पर जैनियों का दिलवाड़ा मंदिर है, घूमने के लिए जाना, परीक्षक दे लो पहले। ठीक है, यह प्राचीन मोरदार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, मैंने बता दिया। जलवायु विभाजक, ये बात समझने वाली है। जलवायु विभाजक कैसे, क्या होता है जलवायु विभाजक? मेरे प्रिय साथियों, जलवायु का मुख्य कारण क्या है? अगर हम आसान भाषा में, क्लास थोड़ी लंबी रहेगी लेकिन एक बार समझ लिया तो लाइफ झींगा लाला। जल वायु समझ जाना है, वो जल लिखा है, जल और वायु,
जलवायु से तात्पर्य आप मानसून को ले लो, पहले आसान भाषा में जलवायु पढ़ाऊंगा मैं। तो जलवायु अगर हम समझे तो हम ये देखते हैं कि अरावली के पश्चिम तरफ वर्षा कम होती है, इसीलिए तो ब्यास नदी और सतलज नदी के पास हरिके बैराज से यहाँ नहर निकाला गया है, इंदिरा गांधी नहर। तो वेस्ट साइड वर्षा कम होती है, किस कारण से होती है मेरे प्रिय साथियों? दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में दो रास्ते से प्रवेश करता है। पहला नंबर अरब सागर की शाखा और दूसरा नंबर बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा। दोनों जो है वो हमारे भारत में वर्षा का कारण है, लेकिन अधिकतर वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बे ऑफ बंगाल से आने वाली शाखा से होती है। हम पढ़ेंगे जलवायु, चिंता मत करना। तो ये जो आपका अरब सागर से आने वाली जलवायु की जो शाखा है वो उत्तर की ओर बढ़ रही है आगे, लेकिन ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो है इस पवन के पैरेलल हो जा रही है, संगत हो जा रही है, साथ में हो जा रही है। इसी वजह से ये आगे चले जाती है, उत्तराखंड में अच्छी खासी वर्षा करती है, लेकिन इसकी ऊंचाई की वजह से यहाँ से मानसून इस तरफ मतलब वेस्ट साइड में प्रवेश नहीं कर पाता और यहाँ पर गिर पर्वत मिलेगा, यहाँ से ये भी ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट जो है वो क्या है, पैरेलल है, पूरा मतलब सीधा सीधा है, कंसिस्टेंट है निरंतर है, सॉरी निरंतर है। तो ये निरंतर होने की वजह से यहाँ से चले जाता है मानसून और जलवायु विभाजक का काम कर देता है कौन? अरावली पर्वत। सबको पूछेगा प्रश्नों को, एक एक चीज को समझते जाना। हाँ ठीक है, एक भी बच्चा छूटा मतलब सुरक्षा चक्र टूटा। कौन बोला है बताना। अरावली के पश्चिम की ओर माही और लूनी नदी बहती है। नदियों को आप अंत में भी देखेंगे, लेकिन याद रख लो माही और लूनी नदी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यहाँ याद करने वाली और क्या क्या बात है। जो राजस्थान का भाग है ना, अरावली पर्वत के पूर्व भाग को मेवाड़ कहा जाता है और राजस्थान के पश्चिम वाले भाग को मारवाड़ कहा जाता है। और ये मेवाड़ को मरवाड़ से मिलाता है कौन सा दर्रा? तो अरावली पर्वत में स्थित कौन सा दर्रा है पूछेगा तो गोरम घाट। ठीक है, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू गुरु शिखर के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, गुजरात के पालमपुर से लेकर कहां तक के विस्तृत है? तो दिल्ली तक के ये विस्तृत। क्लियर है, याद रहेगा, इतनी चीजें बता दिया हूं, याद कर लो, भूलना नहीं। ठीक है, मारवाड़ को मेवाड़ से गोरम घाट मिलाता है। मालवा का पठार, ये दिखाई दे रहा है मालवा प्लेटू, मालवा का पठार ये जो है बेसिकली संप्राय मैदान है, संप्राय मैदान है। इसकी विशेषता पे तो हम ज्यादा नहीं जाते, लेकिन बेसाल्टिक लावा का निक्षेपण यहाँ ज्यादा है। बेसाल्टिक लावा का निक्षेपण कब हुआ? तो जब आपका इंडियन प्लेट उत्तर की ओर आ रहा था तो ज्वालामुखी द्वीप मिला उसको रास्ते में, इसकी वजह से वहां ज्वालामुखी निक्षेपण हुआ। दक्कन ट्रैप के साथ मालवा का पठार भी समझ सकते हैं, उसका निर्माण हुआ। तो मालवा का पठार में आपको क्या मिलेगा? बेसाल्टिक लावा। इसलिए यहाँ कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो काली मृदा लिखाया होगा। ठीक है, देखना कहीं लिखाया होगा काली मृदा। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद है ये संप्रदाय मैदान है, चंबल नर्मदा तापी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, चले आगे। मालवा का पठार में काली मृदा मिलती है। अब आते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है हमेशा। देखो मेरे प्रिय साथियों, समझना मैप को देख के। आ जा रे बाबू पेन। ठीक, ये आपको यहां से लेकर यहां तक ये मैप जब आपको मिल जाएगा तो और अच्छे समझ में आएगा। ये बेसिकली आपका विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी नर्मदा सोनभ्रंश या उत्तरतम में इसका समांतर निरंतर पश्चिम पूर्व तक फैला हुआ है। मतलब यहाँ से मैकल श्रेणी से नर्मदा नदी निकलती है, उसके समांतर ये फैला हुआ है, ये बोल रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तक के ये फैला हुआ है। कैमूर श्रृंखला तक फैला हुआ है। जोबत हिल कैमूर श्रृंखला यहाँ पर मिलेगा, वहां तक के ये फैला हुआ है, याद रख सकते हो आप। यह श्रेणी दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र है। यहाँ पर समझने वाला क्या बात है, यहाँ इसमें से प्रश्न क्या पूछता है अधिकतर, इतना जान लिए ठीक है, रखाया हुआ सब पढ़ के बता दिए। जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ना, ये पर्वत श्रेणी है, वो बेसिकली साथियों दक्षिण में उसका ढाल काफी तीव्र है। क्यों है तीव्र? क्योंकि एक समय काल था, ज्यादा समय काल बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, लेकिन आसान भाषा में समझना। यहाँ जो है वो भ्रंश हुआ,
मतलब दो अभिसारी प्लेटें जब क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत बल लगाए। विपरीत बल से तात्पर्य यह समझेंगे, इधर और इधर, इसको तनाव बल भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो एक दूसरे के विपरीत बल लगाते हैं तो नीचे वाला भाग क्या हो जाता है, धंस जाता है। उसी प्रकार से ये जो है आपका विंध्य पर्वत श्रेणी जो के नीचे में वाला भाग जो है वो तीव्र ढाल के कारण क्या है, धसाव ज्यादा देखने को मिलेगा, भ्रंश घाटी देखने को मिलेगी वहां। तो यहाँ भ्रंश घाटी मिली, तो नदी वहां पर बह रही है, कंसिस्टेंट हमेशा बहती है वहां पर, कौन सी, तो नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। और अगर हम विंध्य पर्वत श्रेणी की बात करें स्पेसिफिकली, तो विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वो उत्तर भारत की नदियां, गंगा अपवाह तंत्र भी बोल सकते हो, ठीक है, सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र, और दक्षिण भारत की नदियां जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ये सभी नदियां इन दोनों के बीच में जल विभाजक का काम करता है। बीच में जो है ये विभाजक रेखा अगर पहली कोई सी बनी है तो ये कौन है, विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर इस क्षेत्र में ज्यादा मिलता है। बुंदेलखंड का पठार, ओ हो, ये बुंदेलखंडी भाग समझना। बेसिकली बुंदेलखंड का पठार जो है ना वो चंबल नदी के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये चंबल नदी यहाँ बहते बहते इतने महाखड्ड निर्माण कर दिया है ना, चंबल नदी के नीचे में अंडर वाटर ड्राइविंग करने के लिए जाएगा आदमी पार हो जाएगा, मतलब वापस से निकल पाएगा, इतना वहां पर उत्खाद भूमि है, मतलब वहां इतने गड्ढ महाखड्ड पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। तो चंबल नदी वाले क्षेत्र में यहाँ पर महाखड्ड पाए गए। फिर वहां पर जो मालवा वाला क्षेत्र है, नक्शे में देखना, मालवा वाला क्षेत्र है, उसी के नीचे में बुंदेलखंड है, वहां से आने वाली नदियां और आपका विंध्य पर्वत श्रेणी से आने वाली नदियां मुख्य रूप से इस क्षेत्र को पूरा का पूरा जर्जर कर दी। हर चीज में ज्योग्राफी जो है वो जरूरी है, हर चीज का कारण जो है हमारे लाइफस्टाइल का कारण भी जो है वो ज्योग्राफी ही है। तो आप ये सुने होंगे कि चंबल में जो है पान सिंह तोमर वाला जी, देखे मूवी नहीं देखे? अरे वो क्या था चंबल में, बीरप्पन, नहीं बीरप्पन तो दक्षिण में था, अरे क्या तो नाम था याद नहीं आ रहा, बताना कौन था चंबल का डाकू। डाकू तो सुने होंगे ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है आपका मतलब डाकू लोग यहाँ जाता है, वहां पर जो है स्नैचिंग हो जाती है, वहां जो है अपहरण हो जाता है। चंबल जो है उस नाम से प्रसिद्ध है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो कृषि करना चाहते हैं लेकिन कृषि नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नदियों के द्वारा जो मृदा अपरदन हो रहा है, नदियों के द्वारा जो महाखड्ड बन रहे हैं, तो वैसी क्वालिटी ऑफ वहां पर सॉइल्स नहीं मिलेगी, वहां पर वैसे जो है मृदा नहीं है, वैसे वहां जो है आवरण नहीं है, कहाँ से खेती करेगा आदमी? अब खेती नहीं करेगा तो करेगा क्या? दूसरी जगह पलायन करके नौकरी करेगा। लेकिन अगर उसको अपने वही जन्म भूमि में रहना है तो वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेगा। इसलिए डाकू ज्यादा मिलते कहाँ, तो चंबल वाले क्षेत्र में, बेसिकली बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। और देखें कि ये उत्तर प्रदेश में जो है झोलन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा, दतिया, चिकमगढ़, चरणपुर, पुनाना, हमदा, जो भी है यार, ये सभी जो है कहाँ है, तो आपका बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, याद रहेगा। चलो, उत्खाद भूमि के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा नहीं बताया क्या? सतपुड़ा में याद रख लो, इधर देखो लो, पहले सतपुड़ा देख लो भाई, यही विंध्य के साथ सतपुड़ा कवर कर लेते हैं। सतपुड़ा में बेसिकली आपको कंसिस्टेंट जो है वो 4 पर्वत श्रृंखलाओं को याद रखना है, जो कि जरूरी है। पहला नंबर यहाँ पर मिलेगा क्या, सतपुड़ा के घने जंगल, बड़े अनबने जंगल में तो राजपीपला मिलेगा। क्या मिलेगा? राजपीपला। ठीक है, सतपुड़ा का भाग है। फिर उसके बाद महादेव पर्वत, ठीक है, महादेव पर्वत, ठीक है। फिर उसके बाद राजपीपला, राजपीपला, महादेव, और यहाँ पर मिलेगा तीसरा मैकल, मैकल या मैकाल पर्वत श्रेणी। ये 3 याद रखना है, 4 बोला था, क्षमा चाहूंगा, 3 याद रखना है। ठीक है, ये कंसिस्टेंट सतपुड़ा के घने जंगल और अनबने जंगल पढ़े होंगे स्कूल में। ये क्या आ गया? परमियन टाइम पीरियड। अब हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में। मैंने बताया था कि जब प्रोटो कॉन्टिनेंट भारत में, भारत मान के चलो ऐसे चतुष्कोणीय आकृति का बना लेते हैं, ठीक है। ये वाला भाग था अरावली वाला भाग, ये वाला भाग था सिंहभूम वाला, और ये वाला था आपका धारवाड़ वाला भाग, धारवाड़ नहीं धारवाड़ वाला भाग। तो ये जो आपका कौन सा दिखाई दे रहा है, तो सिंहभूम वाला क्षेत्र। इस सिंहभूम वाले क्षेत्र में मेरे प्रिय साथियों आपको क्या देखने को मिलेगा मालूम? यहाँ भ्रंश देखने को मिलेगा। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दिमाग को विकसित करना है, पढ़ाई के स्तर को अच्छा रखना है। समझो, यहाँ पर भ्रंश घाटी का निर्माण देखने
को मिलता है। दामोदर नदी भ्रंश द्रोणियों में बहने वाली नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश द्रोणियों में बहने वाली नदी। भ्रंश का कारण क्या बताया, जब दो अभिसारी प्लेटें एक दूसरे के विपरीत बल लगाती हैं और बीच वाला भाग क्या हो जाता है, धंस जाता है। समझे, क्या हो जाता है, धंस जाता है, तो उस भाग को क्या बोलेंगे, भ्रंश घाटी। तो बीच वाला भाग भाई धंस गया। अब धंस गया तो यहाँ पर कभी ना कोई वनस्पति होंगे, पेड़ पौधे होंगे, ये भी इसके अंदर धंस गए। छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा मिनरल मिलेगा यहाँ, कोयला। पूरा खोद खोद के छोटा नागपुर को अब लगता है कि गड्ढा नागपुर बना देंगे। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जो जो इम्पोर्टेंट है उसको बताते जा रहा हूँ। छोटा नागपुर का पठार बेसिकली हजारीबाग का पठार है ना, रांची का पठार, ये सभी मिला के जो है बनता है क्या, छोटा नागपुर का पठार। छत्तीसगढ़ बेसिन, या जिसे हम किसी महानदी बेसिन के नाम से जानते हैं, इसको सेपरेट पढ़ना है। छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार को भी हम क्या पढ़ेंगे, तो छोटा जो है सेपरेट जो है हमारे छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे। छोटा नागपुर का पठार समझ में आया कि हम मिनरल क्यों है, क्योंकि एक समय काल में यहाँ भ्रंश की प्रक्रिया हुई थी और यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्या हो गई थी, दब गई थी। ओके, अब मेघालय का पठार, जब छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में भ्रंश हो रहा था, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट, जब इधर जो नक्शे में यहाँ समझ में आएगा, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में जब भ्रंश हो रहा था तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रहा होगा, कि नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा। तो ये वाला भाग जो है नीचे धंस जरूर गया, लेकिन ऊपर से यहाँ बेसाल्टिक लावा यहाँ पर जो है आपका गारो खासी जयंतिया के रूप से या शिलांग के पठार के रूप में उजागर हो गई, उठ गई। और यही उठना ये समझ में आया मेरे प्रिय साथियों कि ये वाला जो भाग है जिसे हम मालदा धसाव के नाम से जानते हैं, ये धस गया और शिलांग का पठार ऊपर आ गया और प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग जो वो है क्या है, तो शिलांग का पठार, ये हिमालय का भाग मत बोल देना, गारो खासी जयंतिया को प्रश्न पूछेगा तो। गारो खासी जयंतिया जो है वो हिमालय का भाग नहीं है, उसकी चट्टान यूरेनियम मेथड के द्वारा प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों से मेल खाती है, मेल। समझ में आ रहे हो समझ में आ रहा है ठीक है, चलो तो इतना समझ में आया। यहाँ पर जो अगर जोवाई की पहाड़ी जयंतिया में स्थित कोयला खान है, ठीक है, जोवाई से यहाँ पर उच्च किस्म का कोयला मिलेगा। शिलांग की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी खासी पहाड़ी है, यहाँ दिख रहा होगा खासी हिल्स। नौकरेक गारो पर स्थित एक गारो सर्वोच्च चोटी है, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो आप लोगों को याद रखना है। अब क्या आ गया, जुरासिक टाइम पीरियड, डायनासोर आया था क्या सर, ऐसा हो जाएगा। देखो मेरे प्रिय साथियों, जो गुजरात वाला भाग है बेसिकली यहाँ पर हमें लवणीय मात्रा देखने को मिलती है, मतलब यहाँ आपको नमक की प्रचुरता देखने को मिलेगी। तो ये वही बता रहा है कि वह समय काल था जब गुजरात और कच्छ वाले क्षेत्र में सागरों का अतिक्रमण हुआ। जब सागरों का अतिक्रमण हुआ ना, सुने हो, द्वारका डूब गया। ठीक है, इससे भी रिलेट करते हैं और एक और टाइम पीरियड है लेकिन इससे रिलेट कर सकते हो। द्वारका इसीलिए डूब गया था, द्वारका जानते हो ना जी, हरे कृष्ण जी की जो है जन्मभूमि द्वारका। ठीक है, तो वो जो है आपका यहाँ द्वारका डूब गया था, द्वारकाधीश बोलते हैं ना, कौन, आदरणीय सम्मानित कृष्ण जी। अब आ जाते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। तो यहाँ प्रमुख हिल से संबंधित मैं सारे फोटो डाल दिए हूँ इसमें, आपको इसका पीडीएफ लेना है और प्रॉपर नक्शा बना के ही याद होता है। ठीक है, ट्रिक उरिक के चक्कर मत रहना, हमेशा भूल जाओगे। जैसे कि पश्चिमी घाट जो है वो क्या है, निरंतर है, और जो है विच्छेदित क्या है, वो पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट। तो ये आपको पूर्वी घाट क्या दिखाई देगा, विच्छेदित दिखाई देगा, कंसिस्टेंट नहीं है ना। वैसे ही यहाँ पर महाबलेश्वर की चोटी मिलेगी, कर्नाटक वाले क्षेत्र में मालाबार तट कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी मिलेगी, पाल घाट मिलेगा, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में। दोदा बेटा जो है नीलगिरी की प्रमुख उच्चतम चोटी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किसे कहेंगे, तो अनाईमुड़ी को कहेंगे। महेंद्रगिरी मिलेगा कहाँ, उड़ीसा में 1501 मीटर। तो ये सब सारी चीजों को आपको प्रॉपर याद करना है और क्वेश्चन के माध्यम से जो है आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद होगा। अगर मैं इस क्लास को लंबा कर दूंगा पार हो जाएगा दिमाग, इतना सारा पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, चलो अब प्रश्न करते हैं, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थिर है। पाल घाट, पाल घाट तुम लोग बताया नहीं, पाल घाट यहाँ दिखाई देगा, पाल घाट दिखा कहाँ है, तो नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में पाल घाट क्या है, ये दर्रा है। दर्रा मतलब पासेज,
पास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए प्राकृतिक जगह, प्राकृतिक रास्ता क्या कहलाएगा? पासेस कहलाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका पाल घाट। पाल घाट निम्नलिखित में किसमें स्थित है? तो अन्नामलाई और आपका, तो यहाँ आंसर होगा नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में जो है वो क्या है आपका? पाल घाट दर्रा। यह तमिलनाडु को जो है किससे मिलाता है? तो केरल से मिलाता है, केरल को जोड़ता है। और ज्यादा जानना है तो तमिलनाडु को कोयम्बटूर को कल्पक्कड़ से मिलाता है। ठीक है, पलक्काड़ से मिलाता है, पलक्काड़, कल्पक्कड़ नहीं, पालकाड़ से। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बताया मैं सबसे प्राचीन कौन सी है? तो अरावली। ठीक है, सबसे नया कौन सा है? तो नया हो जाएगा आपका हिमालय। ठीक है, आगे बढ़े। देखो कितने सारे एग्जाम में पूछा है, आप लोगों को याद रखना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई। कहाँ है यार? अनासमुड़ी। अरे अन्नामलाई में स्थित अनाई मुड़ी और अनास मुड़ी लिखा गया है, ये अनाई मुड़ी कर लेना जी इसको। ठीक है, अनाई मुड़ी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोदा बेटा आता है। ठीक, आगे बढ़े। निम्नलिखित के उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकर पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर का पठार, खांसी की पहाड़ी। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बढ़ते हुए क्रम में लिखिए मतलब कि सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। छोटा बड़ा नहीं होगा, ये सीक्वेंस होगा। अच्छा, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है मतलब कि बढ़ते हुए क्रम नहीं है मेरे दोस्तों। आकृति को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। बढ़ते हुए मतलब आगे, पश्चिम से पूर्व मतलब पश्चिम कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले आएगा महादेव पर्वत श्रेणी, मैकल आएगा, छोटा नागपुर का पठार, फिर स्वासी लिखाया हुआ है, इसको क्या कर लेना? खांसी की पहाड़ी। ठीक है, स्वासी लिखाया हुआ है, गलत होगा, खांसी की पहाड़ी होगा। ठीक है, खांसी पहाड़ी। चलो तो क्या होगा? 1 2 3 4 सही तो आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला है, निम्न में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलाप होता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पश्चिमी घाट, मान के चलिए प्रायद्वीपीय भारत है, ये पश्चिमी घाट और ये जो है आपका पूर्वी घाट, ये दोनों एक जगह मिलते हैं। कहाँ? तो कर्नाटक, केरल, सॉरी तमिलनाडु और केरल एक जगह है जिसको कहते हैं नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी से मिलते हैं, होगा यही कहीं पर। ये रहा आंसर। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी इन सबको मिलाती है। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को। कार्डमम की पहाड़ी जिन राज्यों में स्थित सीमाओं पर स्थित है वो कौन सा है? तो कार्डमम है, सी आंसर हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु में कार्डमम की पहाड़ी स्थित है, जिसे हम इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। कोडाई कोनाल किस पहाड़ी में स्थित है? बेटा अब जो है प्रश्न दिमाग से आ गया होगा, मैप निकाले होगे। पालनी की पहाड़ी में कोडाई कनाल की पहाड़ी मिलेगी आपको। पालनी की पहाड़ी पश्चिमी घाट में मिलेगा, पश्चिमी घाट चेक करो तुरंत। महादेव पहाड़ी भाग है किसका? राजपीपला, महादेव और मैकल। सतपुड़ा के घने जंगल, बड़े अनमने जंगल, समझे? चले आगे। चलो अगला है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर। 1722 मीटर। मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न को बहुत जरूरी रूप से याद कर लेना। प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। निम्नांकित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आओ देखें। मुकुर्ती है क्या? दोदा बेटा है? महाबलेश्वर, कुद्रेमुख? नहीं, दोदा बेटा होगा क्योंकि इसमें अनाईमुड़ी नहीं है। ठीक है, चलो। सतपुड़ा श्रेणी के किस भाग में मैकल श्रेणी स्थित है? आपको बताना है। ठीक है, आप लोगों के लिए प्रश्न है। हमारा करंट अफेयर सेशन चल रहा है डेली 6 से 6 बजे, जो कि आपका नेशनल इंटरनेशनल होता है। 8 बजे डेली छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर होता है, तो उसको आप रोज फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर जिसको भी मैगजीन चाहिए और लास्ट तक वीडियो में आया है ना, तो मैं उसको बता दूं कि 9752 इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकता है, उसको मैगजीन मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।